बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ल्यूकीमिया। ठीक है जी। हमने इससे पहले लिम्फोमा के बारे में पढ़ा है। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया का मतलब क्या है? इट इज द अनरेगुलेटेड ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ WBC इन द बोन मेरो। एक्चुअली ल्यूकीमिया इज अ कैंसर or malignancy arising from the bone marrow that lead to unregulated growth of mainly WBC। तो नॉर्मली अगर हम आम जुबान में कहें कि वाइट ब्लड सेल की बोन मैरो से जो कैंसर निकलती है दैट इज कॉल्ड ऑफ ल्यूकीमिया। इट विल लीड्स टू मैरो फेलियर विच रिजल्ट अनीमिया, डिक्रीज आरबीसी, इन्फेक्शन, डिक्रीज मेच्योर WBC। क्योंकि जो WBC है ल्यूकीमिया के अंदर इसका लेवल अगरचे अनरेगुलेटेड मैनर से बढ़ेगी, लेकिन जो मेच्योर WBC है उसका लेवल कम होगी। दैट विल रिजल्ट इन्फेक्शन एंड बिकॉज ऑफ डिक्रीज प्लेटलेट्स देयर विल बी हीमोरेज। तो जब बोन मेरो फेलियर होती है और उसमें आरबीसी की लेवल भी कम होगी, WBC लेवल भी कम होगी एंड प्लेटलेट विल आल्सो डिक्रीज। तो ऐसा कंडीशन जिसमें सारे सेल लाइन डाउन होते हैं दैट इज कॉल्ड पैनसाइटोपिनिया। अब इसलिए यहाँ पे देखिए यूजुअली प्रेजेंट विद इंक्रीज सर्कुलेटिंग WBC विच इज कॉल्ड मेलिग्नेंट ल्यूकोसाइट्स। जो कैंसरस WBC है वो ब्लड के अंदर हमें मिलेगी and in some cases patient present with normal or decreased WBC। एक्चुअली जो ल्यूकीमिया है इसमें जो कैंसरस सेल है जो प्राइमरीली कहाँ से निकलेंगे? बोन मेरो। दे मे इनफिल्ट्रेट इनटू द लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड स्किन। अगर कैंसरस सेल स्किन के अंदर इनफिल्ट्रेट करे दैट इज कॉल्ड ल्यूकीमिया क्यूटस। तो ल्यूकीमिया क्यूटस इज नथिंग बट इट इज द इनफिल्ट्रेशन ऑफ कैंसरस सेल इनटू द स्किन एपिडर्मिस दैट इज कॉल्ड ल्यूकीमिया क्यूटस। अभी हम डिस्कस करेंगे लिम्फोइड न्यूप्लाज्म। मतलब वो कैंसर जो लिम्फोसाइट से निकलती है उसको हम कहते हैं लिम्फोइड न्यूप्लाज्म। जो माइलॉइड सेल से निकलेगी वो माइलॉइड न्यूप्लाज्म है। तो जो लिम्फोइड न्यूप्लाज्म है इसमें देखिए अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और लिम्फोमा, इसको हम स्पेशली ALL कहते हैं, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अगर इन चिल्ड्रन, ये बच्चों के अंदर होता है, लेस कॉमनली सीन इन एडल्ट। अगर एडल्ट के अंदर ALL डायग्नोस हो जाए दैट विल हैव वर्स प्रोग्नोसिस, हैविंग नॉट गुड आउटकम। अब यहाँ पे जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोब्लास्ट है, या तो ये बी लिम्फोब्लास्ट होता है या टी लिम्फोब्लास्ट। तो T सेल ALL can present at mediastinal mass which is like SVC like syndrome। जिस तरह सुपीरियर वीना केवा obstruction होता है तो उसमें mediastinal mass होता है। और एग्जाम के अंदर आता है कि ALL is highly associated with trisomy known as Down syndrome। The most common trisomy that is known as a Down syndrome। तो जो ALL है अगर एग्जाम के अंदर आ जाए ये कौन से ट्राइसोमी के साथ एसोसिएट होता है दैट इज कॉल्ड ऑफ डाउन सिंड्रोम। अब इसमें दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। अगर हम यहाँ पे बात करें यार ALL के अंदर जो इमेच्योर सेल है वो ज्यादा होंगे। वन इज ब्लास्ट सेल। ब्लास्ट सेल इज द वर्ड यूज फॉर इमेच्योर सेल। अब सवाल ये है कि ब्लास्ट सेल दो तरह के हैं, माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट। क्योंकि जो बोन मेरो है इसमें एक माइलोब्लास्ट है और एक हमारे पास क्या होता है? लिम्फोब्लास्ट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये माइलोब्लास्ट है या लिम्फोब्लास्ट है? ये जो TDT है, व्हाट इज मीन बाय TDT? दैट इज अ मार्कर फॉर प्री T एंड B सेल। TDT पॉजिटिव इज ऑलवेज लिम्फोब्लास्ट बट नॉट माइलोब्लास्ट। ठीक है जी। CD10 इज अ मार्कर विच शोज प्रीकर्सर B सेल। अगर ALL डायग्नोज हो जाए किसी भी बच्चे के अंदर तो इसकी हम कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे। इट विल शो गुड रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी। तो ALL की जो कीमोथेरेपी रिस्पॉन्स है दैट इज वेरी वेरी गुड and that can spread into CNS and testes. This is the metastatic site for the ALL. So ALL, acute lymphoblastic leukemia, if left untreated, it will metastasize to distinct area. One is CNS, another is testes. अगर फॉर एग्जांपल ALL है किसी पेशेंट में और इसके अंदर ट्रांसलोकेशन 12 और 21, इसकी जनाब जेनेटिक ट्रांसलोकेशन डायग्नोज हो जाए तो फिर उस ALL के अंदर जो प्रोग्नोसिस है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल है, दैट विल बी बेटर। लेकिन अगर ALL के अंदर ट्रांसलोकेशन 922 आ जाए, इसको हम पेलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं, दैट इज वर्स प्रोग्नोसिस। तो दो MCQs याद रखे प्लीज रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि विच ऑफ द फॉलोइंग chromosomal translocation has the best and better prognosis in ALL? That is
12 एंड 21। लेकिन वर्स प्रोग्नोसिस जिसमें पेशेंट की सर्वाइवल चांसेस कम होती है ALL के अंदर, दैट इज 922। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, दैट इज कॉल्ड CLL, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। ये एजेड बंदे में होता है। जिस तरह ALL मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर इन चिल्ड्रन, इसी तरह CLL मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर इन एडल्ट्स। मोस्ट कॉमनली एडल्ट ल्यूकीमिया, इट इज कंटेन, ये बी सेल कैंसर है और बी इज लिम्फोसाइट, इसलिए ये लिम्फाइड न्यूप्लाज्म है। इसके अंदर जो CD मार्कर है वो CD20, CD23 एंड CD5। आपन एसिम्टोमेटिक, ये क्या होती है, एसिम्टोमेटिक। लेकिन इसमें आप लोगों ने याद रखना है जो CLL है, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, इसके अंदर अगर आप पेरिफेरल ब्लड स्मेयर करेंगे तो उसके अंदर क्रश लिटिल लिम्फोसाइट हमें मिलेंगे। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन। Any patient whose age is more than 60 years and you suspect in the same patient a blood cancer and their blood peripheral smear shows crushed little lymphocyte, think about crushed little lymphocyte is known as smudge cell। तो जो smudge cell है that is a hallmark of CLL। तो एग्जाम क्वेश्चन ये है कि which cell you will suspect in peripheral smear if you think about CLL, answer is smudge cell। but what is smudge cell? that is the लिटिल या क्रश लिटिल लिम्फोसाइट। अब अगर CLL ये ट्रांसफॉर्म हो जाए एग्रेसिव लिम्फोमा में, मोस्ट कॉमनली लार्ज डिफ्यूज सेल बी सेल लिम्फोमा। तो इफ CLL which is very very slowly progresses, if it is transformed into aggressive lymphoma, this transformation is known as a richer transformation। इसको हम क्या कहेंगे, richer transformation। तो ALL और CLL इसमें मेन डिफरेंस ये है कि जो ALL है that is commonly affect children, CLL commonly affect older age। In peripheral smear, if we see crushed little lymphocyte, always ruled out CLL, chronic lymphocytic leukemia, and that crushed little lymphocyte is known as a smudge cell। इसके बाद है hairy cell leukemia, it is seen in adult male, it is also a mature B cell tumor, cell have filamentous hair like projection। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो ये बताएंगे कि ऐसा कैंसर जिसमें कैंसरस सेल की हेयर लाइक प्रोजेक्शन हो, दैट विल बी हेरी सेल ल्यूकीमिया। इसकी अगर आप लोग देखें भी तो फॉर एग्जांपल सेल इस तरह होगा, फॉर एग्जांपल सेल से इस तरह की आउटग्रोथ निकलेंगे एंड दीज आउटग्रोथ लुक लाइक हेयर शेप, ये हमें क्या नजर आएगी, हेयर शेप। तो ऐसा कैंसरस सेल जिसकी जनाब इस तरह की हेरी प्रोजेक्शन हो, क्या हो, हेरी प्रोजेक्शन। ऑलवेज थिंक अबाउट हेरी सेल ल्यूकीमिया। इसमें हमेशा याद रखें फजी अपेयरेंस ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी। लेकिन पेरिफेरल लिम्फ एडिनोपैथी इज अनकॉमन, इसमें लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होते। एक्चुअली हेरी सेल लिम्फोपीमिया के अंदर देयर इज बोन मेरो फाइब्रोसिस which can cause dry tap on aspiration। patient usually present with massive splenomegaly। अब मैं बता रहा हूँ कि वजह क्या है। एक्चुअली हेरी सेल ल्यूकीमिया के अंदर आप ऐसा सोचे कि इसमें जो पेशेंट है उसकी बोन मेरो फाइब्रोटिक होती है, और जब बोन मेरो फाइब्रोसिस होगी तो सेल की जो प्रोडक्शन रेट है वो कम हो जाएगी। तो अगर बोन मेरो ड्राई हो जाए, वो फाइब्रोस्ट हो जाए, वो सेल की प्रोडक्शन ना करे, तो फिर इसकी कंपनसेशन स्प्लीन करेगी। और जब स्प्लीन के अंदर ज्यादा सेल की प्रोडक्शन होगी तो देयर विल बी मैसिव स्प्लीनोमेगेली। लेकिन बोन मेरो काम ना करने की वजह से किस में जाएगी, पेन साइटोपिनिया। इसमें जो ट्रैप है वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन सा स्टेन है जिसपे हम हेरी सेल ल्यूकीमिया को डायग्नोज करते हैं, दैट इज ट्रैप। टार्ट्रेट रेजिस्टेंट एसिड फास्फेटेस पॉजिटिव होता है। तो आप लोग इस तरह याद रखें कि ऐसा ल्यूकीमिया जो ट्रैप हो जाए, ट्रैप इन अ हेरी सिचुएशन विद इन दी फॉर एग्जांपल बोन मैरो बट नॉट लीक इनटू लिम्फ एडिनोपैथी। अब कैसे, ट्रैप से मुराद यह है कि ट्रैप्ड इन हेरी सिचुएशन विद इन द बोन मैरो। तो ट्रैप मीन tartrate resistant acid phosphatase positive, think about hairy situation mean hairy cell leukemia और trapped in the bone marrow। तो जब बोन मेरो में कोई चीज ट्रैप हो जाए तो बोन मेरो फाइब्रोस करेगी और वो लिम्फ नोड में नहीं जाने देगी, तो लिम्फ नोड लिम्फेडिनोपैथी इज अनकॉमन। ट्रैप स्टेन दैट लार्जली रिप्लेस विद फ्लो साइटोमेट्री, स्पेशली इट्स associated with ब्रेफ जीन म्यूटेशन। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि वो कौन सी जीन म्यूटेशन है जिसमें हेरी सेल ल्यूकीमिया के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो ब्रेफ जीन म्यूटेशन है। नाउ द ड्रग वी कैन यूज फॉर हेरी सेल ल्यूकीमिया दैट इज प्यूरिन एनालॉग क्लेड्रीबाइन एंड
पेंटोस्टेटिन। लेकिन इन दोनों में अगर आप लोग मुझसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द टाइम एग्जामिनर लव टू आस्क फॉर हेरी सेल ल्यूकीमिया थिंक अबाउट क्लेड्रिबाइन। तो हेरी सेल ल्यूकीमिया के दो तीन पॉइंट्स मैं आप लोग को बताता चलूँ। ऐसा कैंसर जो मेच्योर बी लिम्फोसाइट से निकले, उसमें मैसिव स्प्लीनोमेगेली, बोन मेरो फेलियर, फॉलोड बाय हेरी प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम कैंसर सेल, always think about hairy cell leukemia. And the drug which is commonly used for hairy cell leukemia, that is known as cladribine. इसका नाम क्या है? क्लेड्रिबान। ये तीन जो हमने पढ़े लाइक ALL, CLL एंड हेरी सेल ल्यूकीमिया, इन सब को हम कहते हैं लिम्फॉइड न्यूप्लाज्म। अभी हम डिस्कस करते हैं माइलॉइड न्यूप्लाज्म, वो कैंसर जो माइलॉइड सीरीज से निकली है। उसका पहला है एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया। एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया इज आल्सो नोन एज AML। इसको हम क्या कहते हैं? AML। इसकी जो आनसेट एज है, मीडियन आनसेट, ये 65 ईयर है। लेकिन दैट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द पीपल अराउंड द एज ऑफ 30 to 50 ईयर। इसके अंदर ज़्यादा कॉमन, इसमें आर राड्स होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, व्हाट इज आर राड्स? देखिए, एक्चुअली अगर ये माइलोब्लास्ट है, इस माइलोब्लास्ट सेल के अंदर एंजाइम होते हैं MPO, ये भी MPO, ये भी MPO। MPO स्टैंड फॉर माइलो पर ऑक्सीडेज। देखिए, बोन मेरो में ब्लास्ट सेल जो इमेच्योर सेल है, ये दो तरह के होते हैं, एक माइलोब्लास्ट है और एक लिम्फोब्लास्ट है। जो लिम्फोब्लास्ट है उसमें TDT पॉजिटिव है, जो माइलोब्लास्ट है उसमें MPO पॉजिटिव है। ये जो माइलोब्लास्ट सेल होता है जिसमें MPO है, जब ये कैंसर का शिकार होता है, ये एक सेल है, तो उसमें जो MPO है या MPO, ये आपस में इस तरह क्लम्प हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। सो क्लम्पिंग ऑफ MPO in a myloblast cell due to cancerous changes, that is called R RADS। तो R RADS उस सेल में होगा जो माइलोब्लास्ट है, तो माइलोजिनस ल्यूकीमिया है, दैट इज माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव। FCPS वालों के लिए बेस्ट MCQs है कि R RADS पॉजिटिविटी इज क्लासिकली सीन इन कैंसर नोन एज एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया या acute माइलोजिनस ल्यूकीमिया। देखिए, APL का मतलब होता है दैट इज द M3 स्टेज ऑफ AML। AML स्टैंड फॉर एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया। इसके कई स्टेजेस हैं, उनमें से एक का नाम है M3 स्टेज। और जो M3 स्टेज है इस कैंसर का, इसको APL कहते हैं, अक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। इसमें माइलोब्लास्ट ज़्यादा होंगे पेरिफेरल स्मेयर में, प्रेजेंट विद ल्यूकोस्टेसिस, कैपिलरी अक्लूजन बाय मैलिग्नेंट एंड नॉन डिस्टिंग्विशेबल सेल कैन कॉज ऑर्गन डैमेज। AML के अंदर जो कैंसर सेल है वो कैपिलरीज को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई टू द फर्दर ऑर्गन कम होती है, जिससे ब्लड स्टेसिस की वजह से ऑर्गन फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आते हैं रिस्क फैक्टर। प्रायर एक्सपोजर टू अल्कालेटिंग, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, बेंजीन थेरेपी, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, टिपिकली एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जिसको हम AML M7 कहते हैं। हमेशा याद रखें, जो APL है एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, इट इज द M3 स्टेज ऑफ AML। लेकिन जो एक्यूट मेगा कैरियोसिटिक ल्यूकीमिया है, ये M7 स्टेज ऑफ AML होता है। इसमें जो APL है ना, M3 स्टेज जो पहले हमने पढ़ा था, इसमें ट्रांसलोकेशन होती है 15-17, और इसमें विटामिन A खराब होता है, इसके ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड, विटामिन A इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट, और इसमें DIC के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो चलिए जी, आप लोग को मैं सम अप करता हूँ। व्हाट इज मेंट बाय APL? स्टैंड फॉर एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, दैट इज द M3 स्टेज ऑफ AML। ये एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया का M3 स्टेज है। इसमें तीन चीज़ें। नंबर वन, इसमें जो हमारे पास MPO है, इसकी क्लम्पिंग होती है, देयर विल बी पेरिफेरल स्मेयर R RADS। नंबर टू, इन दिस पेशेंट देयर इज ट्रांसलोकेशन 15 and 17। इसके अंदर एट्रा आल ट्रांस रेटिनोइक एसिड, विटामिन A यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन, आल ट्रांस रेटिनोइक। और इस स्टेज को अगर हम डील ना करें या इसको हम ट्रीट ना करें, दिस पेशेंट हैज अ वेरी कॉमन चांस फॉर DIC। अब इसके बाद है CML, क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 MCQs क्वेश्चन दे आस्क फ्रॉम दिस कंडीशन। नंबर वन, इसकी पीक एज 45 to 85 ईयर है, मीडियन एज इसका 64 ईयर है। इट इज डिफाइंड बाय पैलाडेल्फिया क्रोमोसोम। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि एडल्ट के अंदर ऐसा ब्लड कैंसर जिसमें पैलाडेल्फिया क्रोमोसोम है, थिंक अबाउट क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया। अब पैलाडेल्फिया क्रोमोसोम क्या है? ये 20 यार ABL जीन म्यूटेशन है, मतलब इसमें 9 क्रोमोसोम से
जीन 22 क्रोमोसोम में जाती है, और जो रिजल्टेंट 22 क्रोमोसोम है इसमें एबनॉर्मेलिटी आती है, दैट इज नोन एज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। इसमें डिसरेगुलेटेड प्रोडक्शन ऑफ मेच्योर सर्कुलेटिंग ग्रेनुलोसाइड, लेकिन इसमें मेनली बेजोफिल ज़्यादा होती है एंड स्प्लिनोमेगेली। और अगर इसको हम ट्रीट ना करें, इट मे एक्सेलरेट ट्रांसफॉर्म टुवर्ड एएमएल टू एएलएल, इट इज कॉल्ड ब्लास्ट क्राइसिस। अब यहाँ पे एक दो बातें मैं करता हूँ, यहाँ पे गौर से सुने कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये एक क्रोमोसोम नंबर 9 है, इसमें एक जीन होता है जिसका नाम है ABL। फिर यहाँ पे एक क्रोमोसोम है जिसको हम 22 कहते हैं, इसमें एक जीन है जिसको हम क्या कहते हैं, BCR। अब गलती से क्या होता है, जो ABL जीन है वो इसमें आता है। अब 22 को देखें, अगर 22 पे हमारे पास यहाँ पे ये नॉर्मल जो है, ये 22 पे फॉर एग्जांपल इसका जो नॉर्मल जीन है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल जीन है वो क्या है, 22 पे BCR है, ये BCR इसका नॉर्मल है। लेकिन अब 9 नंबर क्रोमोसोम से एबनॉर्मल तरीके से क्या है, ABL। तो ABL BCR जीन का 22 पे आना, इसको ABL BCR कम्प्लेक्स कहते हैं, ABL BCR कम्प्लेक्स। और इस रिजल्टेंट क्रोमोसोम को हम पेलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं। सो पेलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज द एबनॉर्मल क्रोमोसोम इन CML when ABL BCR gene lies in same chromosome, that is chromosome number 22। और ये जो ABL BCR कम्प्लेक्स है, ABL BCR, ये क्या करते हैं, ये टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी बढ़ाते हैं। कौन सी चीज, टायरोसिन काइनेज। और जितना टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी ज्यादा होगी तो एबनॉर्मल तरीके से ग्रेनुलोसाइड की लेवल ज्यादा होगी। द मोस्ट इंपोर्टेंट इज बेसोफिल। तो इस क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया के अंदर अगर आप ड्रग देंगे इमाटानिब, इमाटानिब की जो ब्रांड नेम है पाकिस्तान के अंदर, दैट इज ग्लेविक, ग्लेविक टेबलेट है। तो इमाटानिब क्या है, ये टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है, और ये ABL BCR जीन की जो कॉम्प्लेक्स है उसकी म्यूटेशन को कम करता है। ठीक है जी, ये इसका जनाब मेन पॉइंट है, आप लोगों ने याद रखना है। तो एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग inhibitor is most commonly used for the treatment of CML, आंसर इज टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर। इसके अंदर आप लोग को जानना चाहिए कि टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर इसमें हम यूज करते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट कंडीशन है माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म। माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म में हेमेटोपोएटिक न्यूप्लाज्म with bearing impact on WBC and myeloid cell line. The first one is polycythemia vera. It is a primary polycythemia. It is a disorder of increased RBC, usually due to acquired JAK2 kinase mutation। ये FCPS वाले याद करें, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है। JAK2 kinase, it is one of the enzyme that regulate RBC production। अगर आफ्टर द बर्थ इस JAK2 के अंदर म्यूटेशन आ जाए तो फिर इसकी वजह से RBC की जो प्रोडक्शन है वो डिसऑर्डर तरीके से होगी। और ऐसा कंडीशन जिसका मेन पैथोलॉजी बोन मैरो में हो, which characterized by increased RBC production, think about polycythemia vera। These patients present with intense itching after hot shower because of aquagenic pruritus। मतलब ये लोग नॉर्मल ठीक होते हैं, लेकिन जब ये हॉट वाटर शावर लेते हैं, एक्वाजेनिक मतलब वाटर की कंटेक्ट से इन लोगों को इचिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एक्वाजेनिक प्रूराइटस। रेयर बट क्लासिकल सिम्टम इज एरिथ्रोमेलाल्जिया, दैट इज सीवियर burning pain and red blue coloration, but due to episodic blood clot in the vessels of extremity associated with हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम। आप लोग मुझे खुद बताएं, जब RBC की लेवल ज्यादा होगी तो HB लेवल ज्यादा होगी, एंड व्हेन HB इज वेरी हाई द ब्लड बिकम मोर विस्कस। और ज्यादा विस्कस ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो ब्लड सप्लाई टू द ऑर्गन कम होगी, हाइपोक्सिया होगी, एंड वाइटल ऑर्गन विल सफर लाइक ब्रेन, लाइक heart, kidney, etc. And when the blood become more viscous, it will stay in the vessel for longer time, lead to thrombosis like pulmonary embolism, DVT, and Budd-Chiari syndrome। Budd-Chiari syndrome का मतलब that is hepatic vein thrombosis। जब हेपेटिक वेन के अंदर ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ने की वजह से ब्लड की स्टेसिस हो जाए और वहां पे क्लॉट बने तो उसको बट-केरी सिंड्रोम। बट-केरी सिंड्रोम की जो क्लासिकल फीचर है दैट इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया वेरा। जब आरबीसी बहुत ज्यादा होगी तो एरिथ्रोपोइटिन की लेवल कम होगी, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन बॉडी तब बनाती है जब हमें आरबीसी प्रोडक्शन चाहिए। यहाँ पे पहले से आरबीसी ज्यादा है तो रिलेटिवली एरिथ्रोपोइटिन कम होगी। द पेशेंट प्रेजेंट विद मतलब
इसकी ट्रीटमेंट क्या है? प्लेबोटोमी, हाइड्रोक्सी यूरिया एंड रोक्सोलिटानिब, ये JAK2 इनहिबिटर है। रोक्सोलिटानिब इज वन ऑफ द ड्रग दैट कैन कॉज JAK2 इनहिबिशन। फिर इसके बाद इसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया, characterized by massive proliferation of megakaryocyte and platelets। थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब क्या है? प्लेटलेट। अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय increased level of platelets than the normal। Think about thrombocythemia। Symptom include bleeding and thrombosis, क्योंकि platelets तो बढ़ेंगे but they are not functional well, so there will be bleeding and thrombosis। In the blood smear, it shows markedly increased number of platelets which may be larger or otherwise abnormally formed। एरिथ्रोमाइल्जिया में कैन अकर। फिर इसके बाद है माइलोफाइब्रोसिस। ये वो कंडीशन है जिसमें बोन मेरो के अंदर माइलॉइड स्टेम सेल इट बिकम फाइब्रोस्ड। इसमें मेगा केरोसाइड हाइपरप्लेजिया और टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा सिक्रीशन की वजह से फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी ज्यादा होगी एंड दैट विल लीड टू bone marrow fibrosis। The most common cause of bone marrow fibrosis and myelofibrosis, that is TGF beta secretion, tissue growth factor beta secretion। और आप लोगों को बताया था जब बोन मेरो फाइब्रोस हो जाए then is a compensatory mechanism, spleen will try to form RBC। there will be massive splenomegaly, teardrop RBC and bone marrow cries because it fibros as a dry tape। तो आप लोगों ने याद रखना है पोलीसाइथीमिया वेरा, essential thrombocythemia and myelofibrosis, these are the most important one। अब आते हैं यहाँ पे, इसको देखते हैं। एक होता है जनाब पोलीसाइथीमिया वेरा, essential thrombocythemia, myelofibrosis एंड CML। अभी हम डिस्कस करते हैं कि इनमें डिफरेंसेस कहाँ पे है। पोलीसाइथीमिया वेरा में डेफिनेटली आरबीसी ज्यादा होगी, तो जितना आरबीसी ज्यादा होगी देयर विल इंक्रीज WBC एंड प्लेटलेट्स, लेकिन इन सब की वजह से ओवरऑल आरबीसी लेवल विल बी वेरी हाई। और इसमें पेलाडेल्फिया क्रोमोसोम नहीं होता। इन JAK2 kinase mutation, the most important MCQ question in the exam, the most common cause of polycythemia vera, that is JAK2 mutation। Very favorite question of the examiner। Another question, all the symptoms of polycythemia are due to hyperviscosity। essential thrombocythemia के अंदर there is only increased platelet but no effect on WBC and RBC। इसमें भी JAK2 काइनेज म्यूटेशन होता है बट 30 to 50%, और ये मोर देन 50% होते हैं, स्ट्रांगली लिंक्ड होता है। माइलोफाइब्रोसिस में आरबीसी कम होगी क्योंकि इसमें जो आरबीसी है वो टीयर ड्रॉप शक्ल में जाती है। WBC प्लेटलेट में डिक्रीज और मे नॉट। इसमें भी JAK2 काइनेज म्यूटेशन हो सकती है। CML में देर इज unregulated increased number of what granulocyte WBC and platelet but decrease RBC, because CML के पेशेंट के अंदर क्या होता है? अनीमिया, देर इज अनीमिया, बट इसमें स्ट्रांगली देर इज पेलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव। और व्हेन पेलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज पॉजिटिव इट्स मीन कि वहां पे ट्रांसलोकेशन 922 है एंड देर इज ABL BCR कम्प्लेक्स। और जब ABL BCR कम्प्लेक्स बनाए टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी बढ़ेगी जिसकी वजह से क्या होगी? एबनॉर्मल अनरेगुलेट पैटर्न से ग्रेनुलोसाइट की लेवल बढ़ेगी बट JAK2 काइनेज म्यूटेशन इज नॉट प्रेजेंट इन CML। द ओनली वन कंडीशन वेयर JAK2 kinase mutation strongly present, that is polycythemia vera। so I think आप लोग इस फेस को देखें, ये एरिथ्रोमाइल्जिया है, इसका मतलब यह है कि रेडनेस एंड बर्निंग सेंसेशन इन द हैंड। तो आप लोग को ये चीजें बता चुका हूँ। आप लोग और ये देखे, ये आरबीसी अगर देखे, ये आरबीसी है। अब देखे जिस तरह टीयर होता है आंसू, इसकी इस तरह एक बाहर की तरफ आउट ग्रोथ होती है, ये भी आरबीसी है, तो ये भी बाहर की तरफ टीयर शेप है। इस टीयर शेप, ये टीयर शेप आरबीसी को हम टीयर ड्रॉप आरबीसी विच इज द हॉल मार्क ऑफ माइलोफाइब्रोसिस। So I think you people enjoyed today topic। Inshallah see you with the next topic in another topic, inshallah with the new concept। Jazakallah।